आपसे मैं जानूंगा कि आप पहले तो ये बताएं कि मोदी जी के इस जो स्टेटमेंट है उसको आप कैसे देखते हैं कि इंडिया वाकई डिजर्व करता है कि उसके पास जो है जो सिक्योरिटी काउंसिल की जो है परमानेंट सीट होनी चाहिए। 75 साल के अगर उठाकर देखें तो इसराइल ने ये पहली दफा किसी दुनिया के मुल्क के बारे में ऐसा कहा है। इसराइल उस यहूदी पॉलिसी के ऊपर कार फरमा रहा है 75 सालों से, अपने क़याम, बल्कि अपने क़याम से पहले भी, कि अमेरिका या इस तरह के यूरोप के ममालिक को सामने रखो और ख़ुद किसी तौर पर भी सामने नहीं आओ। ये है कि ये किस ज़ुमरे में आती है ये चीज़, क्या वाकई ये ह्यूमन राइट्स, फिर अगर आप उसकी मीडिया के ऊपर उनका एक्सेस बंद कर दे। जो मेरा सवाल तो आपने सुन ही लिया है, क्या कहेंगे आप? फ्रांस अब्सटेन करेगा या इंडिया के हक में वोट डालेगा पीओजे के मसले में? सर देखें, पहले तो मैं शुरुआत यहाँ से करता हूँ कि इन पांचों ने ऐसा क्या उखाड़ा है कि ये वीटो लेके बैठे हैं। 1945 में यूएन बनी थी जब वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हुई थी, तो सर उस वक्त इन 5 मुल्कों का बनता था, उस वक्त के हिसाब से ये 5 मुल्क सही हैं। लेकिन आज वक्त बदल गया, सदी बदल गई, जमाना बदल गया। आज आपको दूसरों को लाना पड़ेगा। इनमें से 2 तो डिजर्व भी नहीं करते कि वो इसके अंदर वैसे भी हो। उन 2 को तो निकाल देना चाहिए। ऐड करने के ऐड तो करो ही करो, लेकिन 2 को निकालो भी, फ्रांस को और यूके को। अब इसके अंदर हम आगे आते हैं कि अब क्या इंडिया डिजर्व करता है, और मोदी जी की इसकी वजूहात क्या है? दोनों मुल्कों को क्यों निकालना चाहिए, या जी क्यों निकालना चाहिए इनको? देखिए, उनको इसलिए निकालना चाहिए क्योंकि ये इकोनॉमी में, मिलिट्री में टॉप 5 में नहीं आते दुनिया की, ठीक है। और पहली बात ये, दूसरी बात ये कि इनके पास अब वो पावर नहीं रही दुनिया में जो इनके पास 1945 में थी। इनके पास वो पैसे, वो रिसोर्सेज नहीं रहे जो 1945 में थे। इनके पास वो मैन पावर भी नहीं रही, इंटेलेक्ट भी नहीं रहा जो 1945 में, या 19th सेंचुरी पूरा उठा लें जो उस पूरी सदी में था। तो एक वजह नहीं है, बहुत सारी वजहें हैं जिन वजह से इनको निकालना चाहिए। अच्छा, अगर आप देखेंगे मोदी जी की जो स्टेटमेंट आई है उसकी क्या गहराई है, वेटेज क्या है, उसके पीछे वजह क्या है। देखिए, सबसे पहली चीज, इंडिया इज द 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी एंड within 4 years it will be the 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी, पहली। दूसरी चीज अगर आप देखें तो इंडिया को पहले भी एक बार वीटो ऑफर हो चुका है, पर वो हमारे एक गुलाबी चाचा की वजह से वो इंडिया को नहीं मिला, वो चला गया चाइना के पास। उसके बाद अगर हम और आगे जाएं तो इंडिया इज द 4th स्ट्रॉन्गेस्ट मिलिट्री इन द वर्ल्ड। इंडिया न्यूक्लियर ट्राइड है, ठीक है। इंडिया के पास आप और अगर आप देखते जाए, इंडिया के 4th लार्जेस्ट फॉरेक्स रिजर्व्स है, ठीक है। इंडिया दुनिया की सबसे बड़ी पॉपुलेटेड कंट्री है, सबसे ज्यादा पॉपुलेशन इंडिया में, ऑफिशियली चाइना को ओवरटेक कर लिया है इंडिया ने। अब ये सब चीजें हो गई पॉलिटिकली, डेमोग्राफिक जो चीजें होती है उस पर। अब हम बिजनेस की भी अगर बात करते हैं, इंडिया में सर दुनिया की 2,90,000 मल्टीनेशनल कंपनीज काम कर रही हैं इंडिया में। ये मल्टीनेशनल्स का आंकड़ा दे रहा हूं, जो वहां की लोकल कंपनी है वो अलग है, वो करोड़ों में। मल्टीनेशनल 2,90,000 प्लस, ये ऑफिशियल रिकॉर्ड है। 70 लाख लोग इंडिया में काम कर रहे हैं। इंडिया सर उन मुल्कों में नहीं है जो डेवलपिंग मुल्क है। इंडिया उन मुल्कों में काउंट होता है जो डेवलपिंग से डेवलप के रास्ते पे है, ठीक है। उसमें टोटल गिनती के 4-5 मुल्क हैं, उसमें भी सबसे बड़ा इंडिया है जो डेवलप के रास्ते पे है। इसके बाद इंडिया वर्ल्ड फूड बास्केट में 35% कंट्रीब्यूट करता है। इंडिया दुनिया का 3rd लार्जेस्ट एनर्जी कंज्यूमर है। इंडिया ग्लोबल सस्टेनेबल एनर्जी का लीडर है, सस्टेनेबल एनर्जी का। इंडिया दुनिया का लार्जेस्ट ग्रीन हाइड्रोजन प्रोड्यूसर है। इंडिया दुनिया का सबसे बड़ा सोलर मैन्युफैक्चरर या प्रोड्यूसर है। सेम आप विंड पे चले जाए, 2nd या 3rd है। इसके बाद अगर आप चले जाए इंडिया की मर्चेंट नेवी पे, वो भी दुनिया के टॉप 5 में आती है। इसके बाद आप आगे चले जाएं कि इंडिया के ओवरसीज बेसिस कितने हैं या ओवरसीज इन्फ्लुएंस कितना है दूसरी कंट्रीज में, तो उसमें भी हमने लास्ट टाइम बेसिस की बात की थी कि इंडिया के मिलिट्री बेसिस ओवरसीज कितने ज्यादा मुल्कों में। चाइना के सिर्फ 3 मुल्क में है, इंडिया के 8 से 9-10 मुल्कों में है। इसके बाद इंडिया दुनिया के लिए क्या कर रहा है,
साउथ अफ्रीका में वो डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स कर रहा है, एलओसीज दे रहा है। सेम वो कैरेबियन आइलैंड्स में भी कर रहा है, वो ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड्स में भी कर रहा है, वो कैरेबियन में भी कर रहा है, वो अफ्रीका में सेकंड लार्जेस्ट इन्वेस्टर है। दुनिया से कम शर्तों पे, कम इंटरेस्ट रेट पे वो लोन देता है उन मुल्कों को, और उन मुल्कों में डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट करता है जो उस मुल्क की आवाम के लिए, उस मुल्क की इकोनॉमी के लिए अच्छे होंगे। ठीक है, आज इंडियन कंपनीज दुनिया भर में जाके राज कर रही हैं। अब वो वक्त गया कि इंडिया को अब फॉरेन कंपनीज की जरूरत है। अब इंडियन कंपनीज बाहर जाके काम करती हैं, इंडियन कंपनीज बाहर जाके अपना कैप्चर कर रही हैं, अक्वायर कर रही हैं, एक्सपेंड कर रही हैं। बिजनेस के जितने टर्म्स होते हैं आप सब लगा दें इसके अंदर। अच्छा, आप इसके साथ साथ आप डिप्लोमेटिक पावर में जाते हैं। इंडिया ऑफिशियली जनवरी में ग्लोबल साउथ का लीडर बन चुका है। ग्लोबल साउथ इज 120 कंट्रीज, दुनिया में 206 मुल्क हैं, तो ग्लोबल नॉर्थ और ग्लोबल साउथ। ठीक है, अब आप देख लेना, ग्लोबल साउथ बड़ा हो गया ना। अच्छा, अब इंडिया को नहीं मिलता वीटो तो क्या होगा? अच्छा, इसमें 2-3 चीजें और, जैसे यूएन पीस कीपिंग में सबसे ज्यादा फौजी इंडिया देता है अपने, सबसे ज्यादा जो शहीद हुए हैं इंडियन फौजी हुए हैं यूएन पीस कीपिंग मिशन पूरी दुनिया में जितने भी होते हैं। अच्छा, अब इसके अंदर के नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट भी है इंडिया की, तो वो एक पॉजिटिव इनकी स्ट्रेंथ है कि दुनिया में हर मुल्क से हमारी बनती है, एक पाकिस्तान को छोड़ के, चाइना से भी बनती है इंडिया की। अच्छा, अब इसमें आ जाते हैं कि ग्लोबल साउथ का क्या पावर है। सर, ग्लोबल साउथ आपका एक आइलैंड ऑफ पावर हो गया ना। एक तो बड़ी पावर है यूएन, एक होता है आइलैंड, छोटी पावर। लेकिन सर, ये छोटी पावर दुनिया में कितनी है? आसियान है, G20 है, G7 है, उधर क्वाड है, इधर I2U2 बना हुआ है। इसके अलावा इंडिया के कुछ और पैसिफिक आइलैंड के साथ अलग ग्रुप बना हुआ है, जिसके अंदर 16 मुल्क वो हैं, 17वां इंडिया है। मुझे लगता है मिर्जा साहब, जिस प्रकार से फ्रांस भारत के साथ खड़ा रहा है और हरदम भारत का साथ दिया है, और उसको भी मालूम है कि जो पीओजे और गिलगित बाल्टिस्तान इलीगली ऑक्यूपाई किया पाकिस्तान ने, मुझे लगता है कि वो भारत के तरफ वोट डालेगा। और ये बातचीत काफी हद तक इसका इशारा भी हो चुका है, और ये बातचीत जो हो रही है प्राइम मिनिस्टर मोदी और इमैनुअल मैक्रोन के बीच में, उनकी केमिस्ट्री भी ये है। और मुझे ये पूरा विश्वास है कि जो फ्रांस ने मन बना लिया है, और अभी तक भी वो भारत का एक प्रकार से काफी हिसाब से वो डिफेंड करता रहा है, तो आने वाले समय में जब इसकी वोटिंग की बात होगी, वो भारत की तरफ वोट डालेगा। और वो जानता है कि पीओजे के और गिलगित बाल्टिस्तान भारत का हिस्सा और भारत में आना चाहिए। हमारी भी ये कोशिश है कि अब आहिस्ता आहिस्ता यूरोपियन कंट्रीज अमेरिका की लीड लेते हुए, क्योंकि अमेरिका ने ऑलरेडी कह दिया है कि पाकिस्तान घुसपैठ बंद करे जम्मू कश्मीर के अंदर, और वो ये इतना ही क्या, इंटरनेशनल जो होते हैं ना प्रेसिडेंट्स, प्राइम मिनिस्टर्स, वो जब प्रेस के सामने आते हैं तो वो इतनी ही बात करते हैं, और वो इतनी काफी होती है समझदार के लिए ये समझने कि वो अब मामलात आपस में तय हो चुके हैं, वो एक हिंट दे देते हैं। इसी तरह अब फ्रांस है और कंट्रीज हैं यूरोप की, वो भी अब पाकिस्तानी कब्जे वाले जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ आने वाले वक्त में जरूर खड़ी होंगी। और भारत जो है वो बहुत जल्द पीओजे को और पाकिस्तानी कब्जे वाले गिलगित बल्तिस्तान को जम्मू कश्मीर के साथ जुड़ेगा। हमारा हमेशा यही नारा रहा है, वन जम्मू एंड कश्मीर, एक जम्मू और कश्मीर, दैट्स इट। और हम कुछ नहीं चाहते। हम वहां पे ये नहीं कहते कि वन सोशलिस्ट जम्मू कश्मीर, या वन इस्लामिक जम्मू कश्मीर, या वन हिंदुत्वता जम्मू कश्मीर, या वन डेमोक्रेटिक जम्मू कश्मीर। वो बात की बातें हम कहते हैं, वन पॉइंट एजेंडा, रियासत की इबादत बहाल करो जैसे भी हो सकती है।